प्यारे बच्चों, आप लोगों की इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आ गई है। सारे बच्चे अब परेशान होंगे इसको लेकर के। बच्चों, आपके रिजल्ट में जितना योगदान थ्योरेटिकल पोर्शन का होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल में देखिए, अच्छे अंक अगर आपको पाने हैं तो उन अंकों को पाने के लिए आपको सही तरीका अपनाना होगा। पहले तो प्रैक्टिकल का स्वरूप क्या क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस किस भाग से होते हैं, ये जानना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही प्रैक्टिकल कैसे लैब में आपको करना है, प्रैक्टिकल करने के बाद उसे फाइल पर कैसे लिखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों के लिए एकदम A to Z जितनी भी चीज़ें लैब में होती हैं, वाइवा, प्रैक्टिकल, फाइल तैयार करने का मेथड, कैलकुलेशंस, सब पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो कितने भागों में होती है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती है इसमें पहला हिस्सा आता है अनुमापन से। अनुमापन के बच्चों जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क के होते हैं। अनुमापन क्या है, कैसे करते हैं, अभी हम आगे इसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन गुणात्मक विश्लेषण से आता है, ये भी 4 अंक का होता है। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब साल्ट एनालिसिस है। आपको एक लवण दिया जाता है जिसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की आपको पहचान करनी होती है। तो ये दूसरा प्रैक्टिकल होता है। तीसरा एक प्रैक्टिकल दिया जाता है विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग। वास्तव में ये प्रैक्टिकल जो है ये आपको 2 दिए जाते हैं, एक आंतरिक परीक्षक देखता है और दूसरा बाह्य परीक्षक। तो इनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि मौखिकी का बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस होता है, जिसको हम वाइवा कहते हैं। बच्चों, जो परीक्षक बाहर से आता है ना, उसको अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, पहले अपीयरेंस में ही आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिमार्क करे, आपको अच्छा स्टूडेंट समझे, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप वाइवा अपना अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। साथ में ही बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक परीक्षक के लिए होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कक्षा रिकॉर्ड आपका मेंटेन होगा, अगर नहीं मेंटेन है तो किस तरह से फाइल बनाई जाती है, प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, इस पर भी हम लोग क्रमशः डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित जो फाइल बनाने का तरीका है, फाइल का एक नमूना, कैसे प्रैक्टिकल लिखा जाता है, पूरा लिखा हुआ प्रैक्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दे दिया जाएगा, उसे वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आपको रिकॉर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से ये 6 पार्ट हमें तैयार करने हैं। बच्चों, इन 6 पार्ट्स को कायदे से समझने के लिए हमें इस वीडियो को लगातार बहुत ध्यान से देखना है, कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप न सिर्फ प्रैक्टिकल कर पाएंगे बल्कि आपका वाइवा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अनुमापन के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बच्चों, अनुमापन देखिए, पहला ही क्वेश्चन उठता है वास्तव में कि अनुमापन है क्या। तो अनुमापन होता है जब हमें 2 विलयन दिए जाते हैं, एक ज्ञात विलयन होता है और दूसरा अज्ञात विलयन होता है। ज्ञात विलयन दिया नहीं जाता बल्कि हमें खुद इसे लैब में बनाना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ जाता है कि ज्ञात विलयन किसे कहते हैं। बच्चों, एक बार मैं गया था एग्ज़ाम लेने, वहाँ बच्चे से मैंने पूछा ज्ञात विलयन क्या है, तो उसने कहा जिस विलयन को हम अच्छी तरह जानते हैं उसे ज्ञात विलयन कहते हैं, और जिस विलयन को हम नहीं जानते उसको अज्ञात विलयन कहते हैं। हमने कहा जैसे अगर मान लो HCl का विलयन है, आपको दिया गया और बता दिया गया कि HCl का विलयन है, तो क्या ये ज्ञात विलयन है? उन्होंने कहा बिल्कुल सर, ज्ञात विलयन है। तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में न रहे कि ज्ञात और अज्ञात का एक विशेष महत्व यहाँ है, इसको आप समझिए।
क्योंकि ये बहुत छोटे से और सामान्य से क्वेश्चन हैं। जब आप इसका भी उत्तर नहीं दे पाते तो शिक्षक बड़ा निराश हो जाता है कि वास्तव में आपने प्रैक्टिकल रियली किया ही नहीं है। ये बच्चों हम लोग देखते हैं कि ज्ञात विलयन क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्ञात विलयन वह विलयन है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है और इसे हम मानक विलयन भी कहते हैं। इसे स्वयं आप बनाएंगे, आपको खुद बनाना होगा। कैसे बनाएंगे इसे हम नेक्स्ट पार्ट पे अभी आगे देखेंगे। अज्ञात विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात न हो। तो बच्चों यहाँ पर मूल आशय देखिए, सांद्रता शब्द को लेकर के होता है कि ज्ञात है आपको या आपको सांद्रता ज्ञात नहीं है। अगर सांद्रता ज्ञात है तो विलयन ज्ञात है, अगर सांद्रता आपको ज्ञात नहीं है तो वह विलयन अज्ञात विलयन है। अब चलिए अनुमापन किसे कहते हैं, अनुमापन के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अनुमापन क्या है? इसी ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना ही वास्तव में अनुमापन कहलाता है। तो बहुत बार जब अनुमापन का प्रैक्टिकल करके आप एग्जामिनर के पास पहुंचते हैं तो वाइवा में वो यही पूछ लेता है कि भैया अनुमापन कहते किसे हैं, पहले तो आप ये बताओ। तो आपको अगर परिभाषा ही नहीं पता, अनुमापन की डिफिनीशन ही नहीं पता है, तो फिर आप असहज महसूस करते हैं। तो बहुत एक लाइन की परिभाषा है, आप याद रखिए कि अनुमापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। तो हमें लगता है आप अनुमापन, ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले भाग पे। बच्चों एक शब्द आएगा, सूचक किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही आप जान पा रहे होंगे, सूचक जो सूचना दे उसे क्या कहते हैं? सूचक। किस बात की सूचना देगा? भैया हम दो क्रियाएं करा रहे हैं, एक ज्ञात विलयन है, दूसरा अज्ञात विलयन है, उसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन जब पूरी होगी तो इसकी सूचना कैसे हम जानेंगे? अरे आप एक विलयन में दूसरा विलयन मिलाते रहिए चाहे जब तक, तो इसका कोई मतलब है नहीं। किसी न किसी पॉइंट पे अभिक्रिया पूरी होगी। तो बच्चों अभी जैसा कि हमने बताया, जिस बिंदु पर हमारी अभिक्रिया पूरी होती है उसे हम अंत बिंदु कहते हैं, एंड पॉइंट इंग्लिश में इसे कहा जाता है। और इस एंड पॉइंट के विषय में जो पदार्थ जानकारी देता है उसे हम सूचक कहते हैं या इंडिकेटर कहते हैं, जो इंडिकेट करता है भैया अब रिएक्शन आपका पूरा हो गया है। तो क्या कहते हैं इसको? इंडिकेटर इन इंग्लिश एंड इन हिंदी इसको हम क्या कहेंगे? सूचक। अब प्रश्न यह है कि सूचक कैसे बताते हैं कि अभिक्रिया पूरी हो गई? तो इसके जनरली कई तरीके हैं, लेकिन आपके लेवल पर रंग परिवर्तन ही सूचक का मेन गुण होता है। यानी कोई विलयन हम लिए हैं, जैसे ही उस विलयन का रंग परिवर्तित होगा वैसे ही हम ये जान जाते हैं कि अब अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से जो सूचक पदार्थ होता है वो रंग परिवर्तन के द्वारा सूचना देता है। आप बच्चों दो प्रैक्टिकल जो अनुमापन में करेंगे उन सब में एक विलयन होता है KMnO4 का, और संयोग से ये KMnO4 एक स्वयं सूचक है। तो आप लोग ये भी याद रखिए कि आप हमेशा स्वयं सूचक का प्रयोग करते हैं, अपने प्रैक्टिकल में करेंगे। आगे चलिए देखते हैं अंत बिंदु किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया, ज्ञात विलयन का वह प्रयुक्त आयतन जिस पर अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, अर्थात सूचक रंग परिवर्तन दिखाता है, इसी बिंदु को हम अंत बिंदु कहते हैं। बच्चों अब हमने कुछ शब्द तो देखे, हमें अब देखना है कि अनुमापन के चरण क्या हैं। तो प्रथम चरण में आपको ज्ञात विलयन बनाना रहता है। ज्ञात विलयन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि किन पदार्थों का ज्ञात विलयन बनाया जाएगा। तो आपके कोर्स में फेरस अमोनियम सल्फेट या तो ज्ञात विलयन के रूप में प्रयुक्त होगा या फिर ऑक्सैलिक एसिड। फेरस अमोनियम अगर आप प्रयुक्त करते हैं तो इसका अणुभार आप जान लीजिए, याद रखना बहुत ज़रूरी है, 392 होता है और तुल्यांकी भार भी 392 होता है। ये मान आपको ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि इनका आपको आगे गणना में प्रयोग करना है। इसी तरह से दूसरा जो विलयन आपको दिया जा सकता है वो ऑक्सैलिक एसिड है, H2C2O4.2H2O।
बच्चों इसका अणुभार 126 है, लेकिन इसका जो तुल्यांकी भार है वो 63 होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का अणुभार और तुल्यांकी भार अलग अलग हैं, लेकिन फेरस अमोनियम सल्फेट का अणुभार और तुल्यांकी भार एक समान होता है। ये निर्भर इस बात पे करता है कि किसी ऑक्सीकारक या किसी अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। जितना परिवर्तन होता है उसे उसके अणुभार में जब हम भाग दे देते हैं, तुल्यांकी भार हमें ज्ञात हो जाता है। फिलहाल आपको आगे देखना है, इस मान को केवल रट लेना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार 126 है और इसका तुल्यांकी भार 63 है, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट का 392 होता है अणुभार और तुल्यांकी भार भी इतना ही होता है। इसी के साथ बच्चों आप लोगों को एक चीज़ ये भी देखना है कि जो दूसरा एक विलयन इनके साथ प्रयुक्त होता है वह है KMNO4। बच्चों इसका जो अणुभार है, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, 158 होता है और इसका जो तुल्यांकी भार प्रयुक्त होगा वह होता है 31.6। ये मान भी आप याद रखिए कि KMNO4 का अणुभार 158 है और तुल्यांकी भार 31.6 है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम पदार्थ को तौलेंगे, कितनी मात्रा हमें तौलना है। कितनी मात्रा हमें तौलना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलयन जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी मोलरता में सांद्रता दी गई है या फिर नार्मलता में। अगर मोलरता में दी गई है तो एक सामान्य सा सूत्र जैसा आप देख पा रहे हैं, WN = होता है M1 × M विलेय × V/1000। यहाँ पर M1 मोलरता है, M विलेय का अणुभार है, अर्थात W1 की मात्रा अगर हम देखें तो ये क्या है, विलेन की मोलरता गुणे विलेय का अणुभार गुणे आयतन अपान 1000। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आयतन प्रयुक्त होता है वो 250 ml होता है, क्योंकि आपको जो मेजरिंग फ्लास्क मिलता है विद्यालय में उसका आयतन 250 ml होता है और हमेशा हम मेजरिंग फ्लास्क में ही अपना विलयन बनाते हैं। तो अगर ये V का मान हम देखिए रख दें इस सूत्र में 250, तो ये सूत्र और भी आसान हो जाएगा। अगर हम 250 रखते हैं तो देखिए 250 एंड 1000 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और बच्चों जब ये 4 आपको प्राप्त हो गया तो एक सरल सा सूत्र बन गया एकदम से कि W1 = होता है मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बटे 4। तो इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। आगे देखिए, अगर नार्मलता दिया गया है तो फिर हम क्या करेंगे। नार्मलता के लिए सेम सूत्र है, केवल अंतर ये होता है कि मोलरता में जहाँ हम अणुभार प्रयुक्त करते हैं वहाँ पर तुल्यांकी भार आ जाएगा, अर्थात W1 का मान क्या है, नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार बटे 4। तो आप एक सिंपल सा बता सकते हैं कि W1 का जो मान है वह नार्मलता के लिए है N × E/4, जहाँ पर N नार्मलता है, E तुल्यांकी भार है। और अगर हम सूत्र देखते हैं तो मोलरता के लिए इसका मान होता है W1 का M × M-4, अर्थात अणुभार गुणे मोलरता बटे 4। तो सेम एक जैसा ही सूत्र है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है N/20 का मानक विलयन बनाना है, तो FAS हम कितना तौलेंगे। तो W1 का मान क्या होगा, नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार बटे 4। हम N/20 के लिए 1/20 लिखते हैं। तुल्यांकी भार जैसा कि आप जानते हैं FAS का है 392 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, फाइनल वैल्यू आ जाती है बच्चों देखिए 4.9 ग्राम। तो इस तरह से अगर N/20 का हमें विलयन बनाना है तो हमें 4.9 ग्राम FAS का तौलना है। अब यही अगर क्वेश्चन देखिए मोलरता के लिए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और वो क्वेश्चन क्या है कि m/25 मानक ऑक्जेलिक एसिड कैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे अणुभार बटे 4। मोलरता का मान 1/25, अणुभार 126, और हम इसको मान रख देंगे। सीधे से पूरा उत्तर क्या आ जाता है 1.26 ग्राम। इसका मतलब m/25 का मानक विलयन अगर बनाना है तो हमें 1.26 ग्राम वेट करना है। 250 ml वाले मेजरिंग फ्लास्क में इसको हमें घोल लेना है। घोल लेंगे तो हमें विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब हम पदार्थ को तौल लेते हैं तो हमें क्या करना है, हमने मान निकाल लिया, अभी तौला नहीं है, हमने पदार्थ की कितनी मात्रा तौलनी है इसकी गणना कर ली। अब हम इसको तौलेंगे कैसे बच्चों। तौलने के लिए हमें रासायनिक तौला चाहिए होता है, सामान्य वेट बॉक्स होता है जो विद्यालय में मिलता है, फ्रैक्शनल वेट बॉक्स विद्यालय दे भी सकता है या आपको अपने पास से मैनेज करना रहता है, मिल जाता है, और एक तोलन नली होती है जो आपके पास होती है। तोलन नली एक सिंपल सी नली होती है बच्चों, इस तरह की छोटी सी नली होती है, आपको मिली होगी। हम आपको इसे एक वीडियो के माध्यम से भी, जितने उपकरण हैं आपको हम जल्द ही उसको डाल देंगे तो आप उपकरणों को आसानी से पहचान जाएंगे। बच्चों अब तोलन नली में आप कितना पदार्थ तौलेंगे, कैसे तौलेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आइए देखते हैं। देखिए, पहले आपको खाली तोलन नली का भार निकालना है। सपोज करिए ये कितना है W0। फिर आपको पदार्थ सहित तोलन नली का भार निकालना होगा। अब पदार्थ सहित में पदार्थ आपको कितना तौलना है 4.9 ग्राम। तोलन नली का भार खाली आप निकाल लेंगे। मान लीजिए ये है 4.2564, इस तरह से कोई भी मान हो सकता है। इन दोनों मानों को हम जोड़ लेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें तोलन नली को पदार्थ सहित कितनी मात्रा तौलनी है। W2 हमने निकाल लिया और पदार्थ को हमने तौल लिया। तौलते समय एग्जैक्ट मान अगर नहीं आता है तो भी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि राइडर का प्रयोग करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अगर 0.25, 0.56 इस तरह के बहुत छोटे मानों में अगर अंतर आता है तो हम उसकी चिंता नहीं करते, हम पदार्थ को तौल लेते हैं एप्रॉक्सीमेट मान लेकर। अब बच्चों थर्ड स्टेप एक और है, वह क्या है, पदार्थ को आप निकाल लेंगे जब घोलने के लिए तो खाली तोलन नली को फिर से एक बार तौलना है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि पहले खाली नली तौली गई, फिर पदार्थ सहित तौली गई, फिर दोबारा क्यों हम खाली नली को तौल रहे हैं। तो इसका एक कारण है कि जब आप सलूशन में पदार्थ को डाल देते हैं तो हो सकता है नली में 2, 4, 6 पार्टिकल रह गए हों। अब उन पार्टिकल को तो आपने घोला नहीं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रभावित होगा, उतना शुद्ध नहीं होगा। तो शुद्धता के लिए हमें एक बार खाली नली करने के बाद उसको फिर से तौलना चाहिए। और कितना पदार्थ अब प्रयुक्त हुआ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये वास्तव में W1 अगर है तो इसका मान हमें कहाँ से बच्चों प्राप्त होगा, इसका मान हमें प्राप्त हो पाएगा जब हम W3 से W2 को माइनस करेंगे। W0 हमें छोड़ देना है। तो ये आप समझ लीजिए कि खाली करने के बाद जो मान आता है उसको हम जो होता है पदार्थ से माइनस करते हैं। तो W1 का मान होता है, देखिए क्या, W2 माइनस W3 कितना हो जाएगा, W2 माइनस W3, यानी पदार्थ सहित तोलन नली का भार माइनस पदार्थ निकालने के बाद जो तोलन नली का भार है उसको हमें माइनस कर देना है। तो इस तरह से हम W2 माइनस W3 जब कर देंगे तो हमें पदार्थ का वास्तविक प्रयुक्त भार पता चल जाएगा। अब बच्चों प्रश्न ये है कि जब हमने पदार्थ का जो द्रव्यमान तौला वो एग्जैक्ट नहीं है तो क्या हम N/20 या N/25 इस तरह का कोई मान रख सकते हैं जो हमें उद्देश्य में दिया गया है? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा W1 एग्जैक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो मान हमारा W1 का आ रहा है उसके अनुरूप N1 की वास्तविक वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं इस सूत्र से कि N1 इक्वल टू क्या है, W1/E1 × 1000/V। इसी तरह से
अगर हमें मोलरता दी गई है तो फिर से हम एग्जैक्ट मोलरता जो पदार्थ हमने तौला उसके लिए निकाल लेते हैं और इसका मान लगभग दिए गए मान के बराबर होता है। एग्जैक्ट हो या कोई आवश्यक नहीं है और इसी M1 या N1 का प्रयोग हमें आगे करना है। सूत्र आप देख रहे हैं M1 का क्या है, W1/M1 × 1000/V। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पदार्थ को हम कितना तौलेंगे और किस प्रकार से तौलेंगे, कौन कौन से सूत्र इसमें हम प्रयुक्त करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि रासायनिक तुला जिसको हम केमिकल बैलेंस कहते हैं, इसका अल्पतमांक 0.0002 ग्राम होता है। ये मान एकदम याद रखिएगा, ये ग्राम में है। मिलीग्राम में यही मान कितना हो जाएगा, 0.2 ग्राम। कितना होगा बच्चों, ये मान हो जाएगा 0.2 mg मिलीग्राम। तो अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछता है कि इसका अल्पतमांक क्या है तो आप इसको बता सकते हैं 0.0002 ग्राम, यानी दशमलव के चौथे अंक तक 2 के गुणांक में। अब एक चीज़ ये देखिए, अगर इसका अल्पतमांक 2 है तो हमेशा जो भी मान हम तौलेंगे उसको दशमलव के चौथे अंक पर दशमलव का जो चौथा अंक होगा वो 2 के गुणक में होगा। यानी कभी भी इसका मान, जैसे आप तौले, आपने कह दिया 4.0253 है, तो ये गलत मान है। क्यों? क्योंकि दशमलव के चौथे अंक पे आपने 3 लिखा है, इसका मतलब आपने सही तौला ही नहीं है। ये संख्या हमेशा 2 के गुणक में ही आती है, यानी ये 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, या 8 होगी, या 0 होगी। इसका मान कभी कोई विषम संख्या चौथे अंक पे नहीं होगी। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इससे अगर आप ऐसा लिखते हैं तो तुरंत टीचर समझ जाता है कि आपने मान वास्तव में निकाला नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन आपने किया है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आगे चलिए हम देखते हैं। जब हमें पदार्थ हमने तौल लिया तो पदार्थ को कीप की सहायता से हमें मेजरिंग फ्लास्क में डाल देना है बच्चों। मेजरिंग फ्लास्क में इसको डालने के बाद हमें मेजरिंग कीप में ऊपर से ही एक परख नली में तनु H2SO4 लेना है और कीप में डालना है अच्छे से धुल करके, जिससे कि वो नीचे चला जाए, पूरा पदार्थ उसमें पहुंच जाए। उसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है कि 100 ml के आसपास जल को पुनः विलयन में कीप को धुलते हुए डाल देना है और अब हमें विलयन को अच्छी तरह से मिला करके बना लेना है। पदार्थ को मिलाने के बाद बच्चों, जब हम 100 ml पानी मिला लेते हैं उसी समय विलयन को अच्छे से मिला लेते हैं। उसमें आधा टेस्ट ट्यूब H2SO4 या आप 1 टेस्ट ट्यूब तक तनु H2SO4 डाल सकते हैं और उसको डालना ज़रूरी है क्योंकि ये उत्प्रेरक का कार्य करता है अपक्रिया में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको 1 टेस्ट ट्यूब क्या मिला देना है, उसमें H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देना है। इसको मिलाने के बाद फिर आप परख अपने मेजरिंग फ्लास्क में 250 ml तक विलयन का आयतन कर लेंगे और 250 ml पूरा करने के बाद ही आप उसको आगे प्रयोग करेंगे। ध्यान ये देना है कि मेजरिंग फ्लास्क जो होता है उसके नेक पर एक चिन्ह ऐसे बना होता है, इस चिन्ह तक ही पानी को भरना होता है। तो बच्चों यहाँ डायरेक्ट जब आप कीप से पानी डालते हैं तो ये या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा। तो जब उस लेवल के थोड़ा नज़दीक पानी पहुँचता है तो आपको पीपेट का यूज़ करना चाहिए इसमें पानी डालने के लिए और बूंद बूंद करके पानी गिराना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम लेवल न रहे। इस तरह से बहुत सावधानीपूर्वक हम जो होता है फ्लास्क मेजरिंग फ्लास्क में जल मिला करके अपने विलयन को 250 ml मेंटेन करते हैं और इस तरह से हमें विलयन प्राप्त हो जाता है। अब अनुमापन की प्रक्रिया हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमें लगता है आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई भ्रम है बच्चों, बेझिझक आप हमको कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमको सूचित करिए कि सर हमें ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, हम आपको अगेन उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अनुमापन की प्रक्रिया हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।